हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। तो उसके बाद जो है उसका पुत्र बनता है आराम शाह, लेकिन आराम शाह जो है एक अयोग्य शासक रहता है, ठीक है। उस आराम शाह को गद्दी से हटाकर और उसके बाद जो है इल्तुतमिश जो है वो बनता है शासक। तो जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है उस समय इल्तुतमिश जो है ये बदायूं का गवर्नर रहता है। कहाँ गवर्नर रहता है? बदायूं का गवर्नर रहता है, ठीक है। और बदायूं कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। बदायूं कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो और इल्तुतमिश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार के कार्य को जो है पूर्ण करवाया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू तो किया था अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में, लेकिन वो निर्माण नहीं कर पाया था, ठीक है। तो उस निर्माण कार्य जो उसका अधूरा था, उस कार्य को पूरा करने का जो काम किया वो कौन किया? इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। चांदी के सिक्के को कहा गया टांका। चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? टांका कहा गया। और तांबे के सिक्के को कहा गया जित्तल। तांबे के सिक्के को क्या कहा गया? जित्तल। चांदी के सिक्के को टांका और तांबे के सिक्के को जित्तल कहा गया। उसके बाद इल्तुतमिश जो है ये इक्ता प्रथा शुरू किया। क्या शुरू किया? इक्ता प्रथा शुरू किया, यानी इक्तेदारी प्रथा, ठीक है, शुरू करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। उसके बाद इल्तुतमिश जो है अपने शासन को सुव्यवस्थित और सही ढंग से चलाने के लिए इल्तुतमिश ने जो है वो 40 गुलाम का एक समूह बनाया, ठीक है। 40 गुलाम का एक समूह बनाया, उसको दल चालीसा नाम दिया। उसी को तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। तो आपसे पूछता है प्रश्न कि तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। दल चालीसा का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। उसके बाद तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का तीसरा युद्ध, ठीक है। तो तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ ये इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में हुआ। इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध, ठीक है दोस्तों। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच में? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया, ठीक है। तो तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? एल्दौज के बीच हुआ और इल्तुतमिश के बीच हुआ। एल्दौज किसका प्रतिद्वंदी था? एल्दौज जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रतिद्वंदी था। एल्दौज और कुबाचा, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबाचा की शादी जो अपने बहन से करवा दी और एल्दौज उसका प्रतिद्वंदी बना रहा, जिसके वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली नहीं गया था, है ना। तो उसी में से ये एल्दौज जो था यह इल्तुतमिश का भी प्रतिद्वंदी था। तो इल्तुतमिश ने अपने रास्ते से जो है एल्दौज को क्या किया? हटा दिया इस तरीके से, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखा जाए दोस्तों कि चंगेज खान, ठीक है, एक मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खान। तो चंगेज खान से बचने के लिए इल्तुतमिश ने, ठीक है, जो मंगोल थे वो ख्वारिज्म शाह के पुत्र, ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगवर्नी का पीछा कर रहे थे। चंगेज खान के जो मंगोल सेना थे वो, और वो मंगवर्नी इल्तुतमिश से मदद मांगने आया था और इल्तुतमिश ने इसकी मदद करने से इनकार कर दिया, ठीक है। इल्तुतमिश ने मंगवर्नी की मदद करने से इनकार कर दिया और इस तरह से जो है वो चंगेज खान से बच निकला कि हमने आपका जो भगोड़ा था उसको संरक्षण नहीं दिया, ठीक है। तो इससे जो है चंगेज खान दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया,
है ना। और इल्तुतमिश ने दिल्ली को चंगेज खां के आक्रमण से जो है सो बचा लिया, एक मंगोल आक्रमण से बचा लिया। ठीक है। तो इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और जो इल्तुतमिश था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है। तो गुलाम का गुलाम हुआ कि नहीं। तो इस तरह से इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है। और इल्तुतमिश ने जो है यह सुल्तान का पद जो है बगदाद के खलीफा अल मुतस्सिर बिल्लाह से प्राप्त किया था। अल मुतस्सिर बिल्लाह से प्राप्त किया था। और ऐसी पहली बार हुआ था कि किसी भारत के शासक को किसी विदेशी खलीफा ने जो है सो सुल्तान की उपाधि दिया हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है इल्तुतमिश जो है उसका पुत्र था एक नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद मर गया था, तो उस नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा, जिसका नाम रखा गया सुल्तान गढ़ी का मकबरा। क्या रखा गया? सुल्तान गढ़ी का मकबरा। ठीक है। तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा का निर्माण जो है 1229 ईस्वी में करवाया गया। कब करवाया गया? 1229 ईस्वी में करवाया गया। इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन महमूद का मकबरा है यह। ठीक है। और यह सुल्तान गढ़ी का जो मकबरा है, यह सुल्तान गढ़ी का मकबरा भारत में तुर्क द्वारा निर्मित सबसे पहला मकबरा है। भारत में तुर्क द्वारा निर्मित सबसे पहला मकबरा कौन सा मकबरा है? सुल्तान गढ़ी का मकबरा। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। इसने जो है राजस्थान के नागौर में बनवाया अतारकीन का दरवाजा। क्या बनवाया? अतारकीन का दरवाजा। राजस्थान के नागौर में अतारकीन का दरवाजा बनाने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है। इससे प्रेरित होकर के फतेहपुर सीकरी में अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। यानी कि अतारकीन का दरवाजा इतना अच्छा लगा अकबर को कि अकबर ने जो है क्या बनवाया? फतेहपुर सीकरी में बनवा दिया बुलंद दरवाजा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बदायूं में हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण भी कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। बदायूं में हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। 1236 ईस्वी में बामियान पर आक्रमण करने के लिए जाते समय इल्तुतमिश जो है बीमार पड़ गया। क्या हो गया? बीमार पड़ गया। और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी जो है बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, है ना दोस्तों। तो इसके बाद जो है इल्तुतमिश तो 1236 में जो है इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1236 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश मर जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश जो है का मकबरा बनता है। तो इल्तुतमिश का मकबरा जो है स्क्रिच शैली में बना भारत का सबसे पहला मकबरा है। ठीक है दोस्तों। तो इल्तुतमिश का मकबरा जो है दिल्ली में है, और यह स्क्रिच शैली में बना भारत का पहला मकबरा था। स्क्रिच शैली में बना भारत का पहला मकबरा कौन सा था? इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु के पहले ही अपनी पुत्री थी रजिया सुल्तान, उस रजिया सुल्तान को जो है उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर चुका था। किंतु उसका पुत्र जो था रुकनुद्दीन फिरोज, वह गद्दी पर बैठ गया। उसका पुत्र कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज। वह जो है गद्दी पर बैठ गया, और बाद में रुकनुद्दीन फिरोज को जो है बंदी बना लिया, और रजिया जो है सो शासिका बन गई। ठीक है। उसके बाद रजिया जब शासिका बनी, तो रजिया जो है पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुष की तरह जो है कपड़ा पहन ली, है ना। उसने काबा, टोपी, ठीक है, ये सारे पहन करके दरबार में खुले मुंह बिना हिजाब के जो है वो दरबार में जाने लगी। उसके बाद रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को बना दिया अमीर आखूर। क्या बना दिया? अमीर आखूर, यानी घोड़े का सरदार। तो रजिया ने घोड़े का सरदार जो है वो किसे बनाया? रजिया ने घोड़े का सरदार बनाया किसको? मलिक जमालुद्दीन
याकूत को। किसको बनाया? मलिक जमालुद्दीन याकूत को बनाया। ठीक है। रजिया ने गैर तुर्कों को सामंत बनाया, इसलिए जो तुर्की के जो अमीर थे उन तुर्की के अमीरों को यह बात जो है अच्छी नहीं लगी, उन लोग को बहुत बुरा लगा। ठीक है। उसके बाद रजिया को बंदी बना लिया गया और रजिया को बंदी बना करके गद्दी पर मोइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया गया। ठीक है। तो रजिया ने उसके बाद रजिया ने क्या किया? अल्तुनिया से शादी कर लिया, क्योंकि अल्तुनिया जो था रजिया का ज्यादा विरोध करता था, तो उसने अपने विरोधी को मुंह बंद करने के लिए जो है उस विरोधी से ही शादी कर लिया। तो उसने अल्तुनिया से शादी कर लिया। ठीक है। और गद्दी प्राप्त करने का जो है सो प्रयत्न किया। ठीक है। किंतु वो सफल नहीं हुई। बाद में रजिया को बंदी बनाकर कैथल के निकट जो है उसकी हत्या करवा दी गई और बाद में बहराम शाह को, ठीक है, उसके बाद बहराम शाह को जो गद्दी पर बैठाया गया था, फिर बहराम शाह को भी बंदी बना करके उसकी भी हत्या कर दी गई और बाद में दिल्ली का सुल्तान बनाया गया अलाउद्दीन मसूद शाह को। किसको बनाया गया? अलाउद्दीन मसूद शाह को। बाद में जो बलवन है, ठीक है, वो बलवन गलती लिखा गया है, बलवन हो जाएगा बलवन। ठीक है दोस्तों। तो बाद में जो बलवन है ये षड्यंत्र करके जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को भी गद्दी से 1246 ईस्वी में हटा दिया और उसके बाद एक व्यक्ति को बैठा दिया नासिरुद्दीन महमूद को। ठीक है। किसको बैठा दिया? नासिरुद्दीन महमूद को। यह नासिरुद्दीन महमूद वैसा व्यक्ति था जो कि बलवन की बात मानता था। ठीक है। और बलवन ने इससे जो है अपनी पुत्री की शादी करवा दिया। क्या करवा दिया? अपनी पुत्री की शादी करवा दिया। और कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो कि टोपी सीकर अपना जीवन जीता था। तो टोपी सीकर जीवन जीने वाला शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, है ना। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि कुरान को जो है सो बेच करके कमाता था और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, ये टोपी सीकर जीवन जीता था। ठीक है। तो बलवन जो है अपनी पुत्री का निकाह नासिरुद्दीन से करवा दिया। यहां बलवन हो जाएगा, है ना। नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन को दिया उलुंगा खां की उपाधि। किसकी उपाधि दिया था? उलुंगा खां की उपाधि। आपसे पूछता है कि उलुंगा खां की उपाधि किसको दिया गया, तो बलवन को दिया गया। कौन दिया? नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था उलुंगा खां की उपाधि। ठीक है दोस्तों। उस बलवन का जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। बलवन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलवन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था एवं तुर्कान चिहलगानी का सदस्य भी था। आपको याद होगा कि हमने इल्तुतमिश में पढ़ाया है कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया और उसी तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य जो है वो कौन बना? बाद में बलवन बना। ठीक है। 1266 ईस्वी में जो है नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बलवन जो है गयासुद्दीन बलवन के नाम से गद्दी पे बैठता है। ठीक है। बलवन मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलवन ने सीरी, ठीक है, सीरी हो जाएगा, सीडी नहीं, सीरी। ठीक है दोस्तों। सीरी नामक नया नगर का निर्माण किया और बलवन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाया। क्या अपनाया? लौह एवं रक्त की नीति अपनाया। सीजदा एवं पैबोस की शुरुआत किया। ठीक है। क्या शुरुआत किया? सीजदा एवं पैबोस। सीजदा मतलब सिर झुका करके जाना और पैबोस का मतलब होता है कि पेट के बल या पैर के बल झुक करके जाना। ठीक ना। तो सम्राट के नजदीक जो भी जाता था वो पेट के बल लेट करके जाता था। ठीक है। उसके बाद बलवन ने अपने विरोधी को कुचलने के लिए, ठीक है, एक नीति अपनाई जिसको लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। यानी कि बलवन को जो पसंद था वो था अनुशासन पसंद था। ठीक ना, कि जितने भी लोग हैं वो कैसे रहे? अनुशासन में रहे। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव की शुरुआत किया। नौरोज उत्सव का मतलब होता है, नौरोज का मतलब साल, फारसी इतिहास में वो साल का पहला दिन माना जाता है। क्या माना जाता है? फारसी इतिहास में साल का पहला दिन माना जाता है नौरोज को, है ना। तो बलवन जो है
ये बहुत ही दमदार शासक था। ठीक है, तो ये अपने सेना को हमेशा जो है हष्ट पुष्ट, ठीक है, फुर्तीला बनाए रखने के लिए यह जो है सेना को शिकार के बहाने ले जाता था। ठीक है, और सेना को हमेशा जो है मेहनत करवाता था ताकि सेना में हमेशा फुर्ती बनी रहे, है ना, उसका प्रैक्टिस बना रहे। ठीक है, तो ये बलबन जो है शिकार के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक चलाकर दुरुस्त रखता था। इसके बाद बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, ठीक है, पहले ये अमीर खुसरो जो थे ये बलबन के पुत्र जो था, है ना, मोहम्मद खां। बलबन के दो पुत्र थे, एक मोहम्मद खां और एक बुगरा खां। तो मोहम्मद खां इसके बड़े पुत्र थे, तो उस बड़े पुत्र के जो है यहाँ अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बाद में ये दोनों जो है बलबन के यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, बलबन ने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया जिसको बरीद ए मुमालिक कहा गया। क्या कहा गया? बरीद ए मुवालिक। गुप्तचर विभाग को क्या कहा गया? बरीद ए मुवालिक कहा गया। उसके बाद बलबन ने जो तुर्कान ए चिहलगानी था जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, उस तुर्कान ए चिहलगानी का क्या कर दिया? समाप्ति कर दिया। बलबन ने क्या कर दिया? तुर्कान ए चिहलगानी का समाप्ति कर दिया दोस्तों। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो बलबन जो है ये अपने आप को अफरासियाब का वंशज कहता था। किसका वंशज कहता था? अफरासियाब का वंशज कहता था। ये कहता था कि हम जब भी निम्न कुल के लोगों को देखते हैं तो मेरा खून जो है खौल जाता है। ठीक है, और यह अपने आप को क्या कहता था? अफरासियाब का वंशज कहता था। ठीक है, बलबन के दो पुत्र थे, एक का नाम मोहम्मद खां और दूसरे का नाम था बुगरा खां। ठीक है, मोहम्मद खां ने ही अमीर खुसरो और हसन को अपने यहाँ क्या दिया था? आश्रय दिया था। बाद में हसन, जब मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो, ठीक है, वो होता क्या है कि उसके बाद जो है बलबन के यहाँ वो चला जाता है। मुल्तान, सिंध और लाहौर पर शासन करते समय मंगोल से आक्रमण हुआ था। उस मंगोल के आक्रमण से जो है, ठीक है, वो मोहम्मद खां लड़ते हुए मारा गया। पुत्र के मृत्यु के दुख के कारण 1287 ईस्वी में बलबन भी मर गया। भारत में बलबन का मकबरा जो है प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ है। अब से पूछेगा कि किसका मकबरा शुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ है, तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन था जिसका मकबरा शुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ था। ठीक है, और बलबन की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो था बुगरा खां, ठीक है, बुगरा खां होगा दोस्तों, यहाँ पे बुगरा खां। ठीक है, बुगरा खां। तो बुगरा खां जो है, ठीक है, ये बुगरा खां जो है इसका पुत्र कैकुबाद, बुगरा खां का पुत्र कौन था? कैकुबाद। यह कैकुबाद जो है वो गद्दी पर बैठा। ठीक ना, कैकुबाद के बाद उसका 3 वर्षीय पुत्र था कैमूर्स। ठीक है, वो कैमूर्स जो है गद्दी पर बैठा और कैमूर्स के गद्दी पर बैठने के बाद उसको जो है गयास जलालुद्दीन खिलजी के संरक्षण में उसको डाल दिया गया। बाद में चूंकि वो 3 साल का बालक था, बाद में जलालुद्दीन खिलजी जो है कैमूर्स की हत्या कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कैमूर्स है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है? कैमूर्स होता है। ठीक है, एक इतिहासकार वर्णी लिखता है कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना दोस्तों? क्योंकि सल्तनत काल में जो अधिकतर आबादी थी वो इस्लाम का पालन नहीं करती थी, है ना, इसलिए कहा कि इसको इस्लामिक शासन नहीं माना जा सकता है ना दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो बताया गया है जानकारी वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न इससे बाहर तो नहीं ही आते हैं जितना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, हाँ, थोड़ी मोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, उसको सुधार दिया जाएगा या आप लोग खुद भी सुधार सकते हैं, मैं बता देता हूँ वहां पे, है ना। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले वंश खिलजी वंश के साथ। ठीक है, या अगर आप लोग को पहले इसका क्वेश्चन आंसर करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर पहले क्वेश्चन इसका करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं पहले आप लोग को क्वेश्चन आंसर ही करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।